विवेक ने देखा कि आदित्य अपनी कॉलर की तरफ देख रहा है। वहां पर गुलाबी लिपस्टिक का हल्का निशान था। तभी विवेक का ध्यान आदित्य के सूजे हुए होठों की तरफ गया और वो खुद को सवाल करने से रोक नहीं सका। सर, आपके होठ। मगर आदित्य के घूरने से उसकी बाकी की बात हलक में अटक गई। उसने सकपकाती आवाज में सॉरी। कहा, फिर खुद से बातें करने लगा। लगता है हमारे बॉस की बॉस मिल चुकी है। अगली सुबह जब साक्षी की आंख खुली तो उसे कल रात की बातें याद आ गई और उसे गुस्सा आने लगा। उसने अपने पास सो रहे रूडी के माथे को थपथपाते हुए सवाल किया, आखिर इस मिस्टर हैंडसम को मेरा एड्रेस पता कैसे चला? कहीं वो मुझ पर नजर तो नहीं रख रहा है? ये सोचते हुए वो उठी और उसने अपना फोन और लैपटॉप उठाया। सबसे पहले उसने तुषार को फोन किया। हे तुषार, क्या मैं कुछ समय के लिए तुम्हारे घर आ सकती हूँ? प्लीज प्लीज मना मत करना। मगर तुषार ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय हाफती आवाज में सवाल किया, तुम्हें इस वक्त समय का कोई अंदाजा है? ओह सॉरी, क्या तुम अभी किसी के साथ हो? हाँ, और तुम यहाँ रह सकती हो, अब फोन मत करना। ये कहकर तुषार ने फोन रख दिया। कुछ पलों तक बीप बीप की आवाज सुनने के बाद साक्षी बुदबुदाई, हो सकता है कि कल रात तुषार जिस लड़की को देख रहा था अभी वो उसके साथ हो। फिर उसने मानव को फोन किया। हाय मानव, यार एक प्रॉब्लम हो गई है और मुझे उसे सॉल्व करना है। मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्या हुआ साक्षी, कुछ सीरियस हुआ है क्या? हाँ, एक हैंडसम सा दिखने वाला खड़ूस आदमी मुझे स्टॉक कर रहा है। मुझे उससे पीछा छुड़ाना है। मैं कुछ टाइम के लिए अपना अपार्टमेंट भी छोड़ रही हूँ। ओह गॉड साक्षी, तुम ठीक हो ना? यू नो कि तुम कभी भी मेरे घर आ सकती हो। थैंक यू, बट फिलहाल मैं तुषार के साथ रहने जा रही हूँ। तुमसे फिर कभी जरूर मिलूंगी। ओके, मगर ये तो बताओ कि पिछली रात क्या हुआ था? वो ज्यादा कुछ नहीं हुआ। उसने कहा था कि वो आज रात दोबारा आएगा और मुझे अपना सामान पैक करके रखना है बस। आई नो कि तुम इंडिपेंडेंट हो और सब कुछ अकेले मैनेज कर सकती हो। फिर भी कहूँगा कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। डू नॉट हेजिटेट। मानव की बात पर सहमति जताते हुए साक्षी ने फोन कट कर दिया। वो कहने लगी, मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया है, जॉब भी छोड़ दी है। अब देखती हूँ कि ये बिगड़ा रही ज्यादा मुझे कैसे ढूंढता है। हालांकि साक्षी अपने डैड के पास आराम से जा सकती थी, मगर वहां पर उसका सामना उसके फियांसे से होता, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मजबूरन उसे अपने दोस्तों से मदद लेनी पड़ रही थी। उसने अब तक पास आ चुके रूडी के सिर पर हाथ फेरा और अपनी पैकिंग करने लगी। इसके बाद उसने आदित्य के लिए एक नोट लिखा और उसे अपनी टेबल पर दबाकर रख दिया। फिर रूडी के साथ पैदल ही तुषार के अपार्टमेंट के लिए चल दी। लगभग 40 मिनट के बाद वो तुषार के अपार्टमेंट में खड़ी थी। उसने एक नज़र तुषार के बड़े और लग्जूरियस अपार्टमेंट में देखा, फिर खुद से बुदबुदाई, आई नो कि तुषार मेरे भाई जैसा है और मैं कभी भी यहाँ आकर रह सकती हूँ। मगर कभी कभी घबराहट होती है कि कहीं कोई हमारे रिश्ते को गलत ना समझे। साक्षी ये सोच ही रही थी कि तुषार ने उसके कंधे थपथपाते हुए सवाल किया, व्हाट्स रॉन्ग साक्षी, तुम्हें अचानक से यहाँ रहने की जरूरत कैसे पड़ गई? साक्षी ने पलटकर तुषार के नाइट सूट और फिर उसके बिखरे बालों को देखा। वो हल्का सा मुस्कुराई, हाउ वाज योर नाइट? अच्छा रहने दो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। फिर एक गहरी सांस छोड़ते हुए उसने कहा, एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वो रेस्टोरेंट से मेरे घर तक आ पहुंचा। ओह नो, तुम ठीक तो हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रॉब्लम यह है कि वो आदमी बहुत बड़ा है और मैं उससे सीधे सीधे पंगा नहीं ले सकती हूँ। दैट्स वाई मैंने अपना अपार्टमेंट और जॉब दोनों छोड़ दिया है। ठीक है। और कल अपार्टमेंट पर क्या हुआ था? ज्यादा कुछ नहीं, वो आया, बैठा और मिलने का बोलकर चला गया। ये बताते हुए साक्षी को आदित्य के साथ किया हुआ किस याद आ गया और उसके गाल शर्म से गुलाबी हो उठे। तुषार ने एक तिरछी नजर से साक्षी को देखते हुए सवाल किया, साक्षी, मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, सच सच बताओ, इसके अलावा और क्या हुआ था? इस बार भी हर बार की तरह ही हुआ। साक्षी चाहकर भी कभी अपने इन दोनों भाइयों से कुछ छुपा नहीं सकती थी, इसलिए उसने उसे सब कुछ सच बताने का फैसला किया। ओके, बात यह है कि उसने मुझे किस किया। What the hell? He kissed you without your permission? उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इट्स ओके तुषार, अब जो हो चुका है उसे मैं भी नहीं बदल सकती, लेकिन मैं ऐसा कुछ दोबारा फ्यूचर में कभी नहीं होने दूंगी। ठीक है, अपना सामान अच्छे से सेट करके बाहर खाने के लिए आ जाना। और हाँ, प्लीज टेक बाथ, तुमसे बहुत बदबू आ रही है। फिर तुषार अपनी नाक सिकोड़ते हुए हंसा और वहां से बाहर चला गया। साक्षी भी मुस्कुरा दी।
कुछ देर में जब वो बाहर आई तो तुषार उसका खाने पर इंतजार कर रहा था। इधर उधर की गपशप करने के बाद तुषार जब जॉब पर चला गया तो साक्षी अपना लैपटॉप खोलकर जॉब ढूंढने लगी। असल में साक्षी को लगभग हर तरीके का काम करने का एक्सपीरियंस था। उसका दिमाग काफी तेज भी चलता था, इसलिए उसे अपने लिए जॉब ढूंढने में ज्यादा परेशानी कभी नहीं हुई। उसके डैड भी चाहते थे कि वो वापस आकर काम में उनकी मदद करे, लेकिन वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी, या कहा जाए वो अपने डैड का बिजनेस ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब उसे कोई जॉब नहीं मिली तो उसने सीक्रेट आइकन पर क्लिक किया और देखते ही देखते उसके सामने जॉब्स की बड़ी लिस्ट खुल गई। फिर उसे एक ऐसी जॉब मिली जो काफी ज्यादा स्किल्ड और टैलेंटेड लोगों के लिए थी और साथ ही अच्छा खासा अमाउंट भी पे कर रही थी। साक्षी धीरे धीरे जॉब के बारे में पढ़ने लगी। इस कंपनी को राइवल कंपनी के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए और साथ ही उनके सिस्टम में एक वायरस भी लॉन्च करवाना है जिससे राइवल कंपनी के लोग उसी में बिजी रहें। साक्षी ने जॉब पर क्लिक किया और अपने काम में लग गई। अगले आधे एक घंटे तक वो लगातार लैपटॉप पर काम करती रही। उसने उस कंपनी की अंदर की सारी इंफॉर्मेशन भी निकाल ली और उनके इंटरनेट ब्राउजर पर एक वायरस भी लॉन्च कर दिया। इसके बाद उसने सारी इंफॉर्मेशन जॉब एम्प्लॉयर को भेज दी। कुछ देर बाद उसके फ़ोन की मैसेज टोन बजी तो उसे यकीन हो गया कि उस काम के पैसे मिल गए हैं। वो आज अपने काम से काफ़ी खुश थी। फिर कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। मिस्टर आदित्य रघुवंशी, अगर मैं चाहूँ तो तुमसे आसानी से मिल सकती हूँ, मगर मैं अब तुमको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम फिर कभी किसी अनजान लड़की को यूं किस नहीं करोगे। इस ख्याल के साथ उसने दोबारा अपना लैपटॉप उठाया और उस पर कुछ टाइपिंग करने लगी। ये करते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर कुछ देर बाद उसने अपने लैपटॉप की सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी। उस पर एक सिक्योरिटी कोड लगाने के बाद उसे बंद करके वहां से उठ गई। उधर ठीक इसी समय आदित्य अपने बड़े और आलीशान से केबिन के अंदर अपनी ब्लैक लेदर चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसके सामने उसकी कंपनी के मार्केटिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ आईटी और फाइनेंस डायरेक्टर अपने घुटनों के बल नीचे बैठे थे और उनके पीछे विवेक हाथ बांधे खड़ा था। उन तीनों डायरेक्टर्स के माथे पर डर की वजह से पसीने की बूंदें उभर आई थी, मानो उनकी सांसें हलक में अटकी हुई थी। तीनों में से किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आज की न्यूज़ हर किसी के फ़ोन और पूरे इंटरनेट और पूरे मीडिया में लीक हो चुकी थी। द ग्रेट सीईओ आदित्य रघुवंशी ने एनिमल शेल्टर को अपनी तरफ से 200 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। ये 200 करोड़ रुपए उसके बैंक अकाउंट में से भी निकाले जा चुके थे। आदित्य से बात हजम नहीं हो रही थी। उसने एक एक करके तीनों डायरेक्टर्स को देखते हुए अपनी कड़क आवाज में पूछा, पहले ये बताओ कि बिना मेरी जानकारी के 200 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट से निकले कैसे, और फिर ये न्यूज़ लीक कैसे हुई? पर आपसे भड़ास निकालने की कोशिश कर रहा है।
ये सुनने के बाद भी आदित्य का चेहरा पहले जैसे ही सख्त बना रहा। वो अभी भी अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को साफ करते हुए अपने सामने घुटनों के बल बैठे हुए उन तीनों डायरेक्टर्स को देख रहा था। कुछ देर बाद वो जोर से चीखा, गेट आउट। फिर उसने विवेक को हिदायत दी, सारे पैसे इन्हीं की सैलरी में से कट करो। जब तक पूरे 200 करोड़ मेरे अकाउंट में वापस नहीं आ जाते तब तक इनमें से किसी को भी कोई फंड नहीं मिलेगा और ना ही इनकी सैलरी बढ़ेगी। यस सर। तीनों डायरेक्टर्स जल्दी से वहां से चले गए। आदित्य ने अपनी गन साफ करके दोबारा सेफ में रखी ही थी कि तभी किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। सामने देखते ही आदित्य की आंखें सिकुड़ गई। व्हाइट वुल्फ कौन है? ये सिर्फ एक हैकर है या ये किसी वजह से आदित्य से बदला ले रहा है? क्या 200 करोड़ का डोनेशन सिर्फ शरारत है या किसी गहरी प्लानिंग का ट्रिगर? क्या साक्षी सच में छुप सकती है या आदित्य पहले ही उसके एक एक कदम को पढ़ चुका है? और सबसे बड़ा सवाल कि वो पहली किस प्यार की शुरुआत थी या शतरंज की पहली चाल? इन सारे सवालों के लिए सुनते रहिए इश्क है सिर्फ तुमसे, सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। आदित्य ने दरवाजे पर देखा और अपनी कड़क आवाज में कमेंट कहा तो उसकी सिक्योरिटी का हेड संकल्प अंदर आ गया। सॉरी सर, मैं थोड़ा लेट हो गया। मैं बॉक्सिंग जिम गया था और वहाँ एक लड़की से मुलाकात हुई। उसने इतनी तेज पेट में पंच किया कि कुछ टाइम तक तो मैं संभल ही नहीं पाया। पूरी की पूरी जंगली शेरनी थी, पता नहीं क्या ही लड़की थी। संकल्प के मुंह से शेरनी शब्द सुनकर आदित्य ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। ये सुनते ही उसकी आंखों के सामने साक्षी का चेहरा घूम गया। साक्षी की गहरी आंखें, मुस्कुराते होठ, तीखी नाक, लंबे घने बाल और उस रात का वो किस। उसे याद करते ही आदित्य के लब मुस्कुरा उठे। उसने संकल्प से पूछा, तुम्हें उस लड़की का नाम पता चला? हाँ, वो संकल्प की बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी। संकल्प ने थोड़ा हैरानी से आदित्य की तरफ देखते हुए पूछा, हाँ, यही नाम था उस लड़की का। सर, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे आपके गार्ड्स की लिस्ट में शामिल करूं? नहीं, मैं उससे कुछ ज़्यादा चाहता हूं। ओह, तो क्या आप उस लड़की को मेरी जगह देना चाहते हैं? आई एम सॉरी, मैं बस आज थोड़ा लेट हो गया। प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए। आदित्य कुछ कहता कि विवेक ने संकल्प के कंधे पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, इडियट, अपनी खैरियत चाहते हो तो शांत हो जाओ। असल में आदित्य, विवेक और संकल्प काफी लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे और अच्छे दोस्त भी थे। वे तीनों इस मुकाम तक बहुत मुश्किल का सामना करने के बाद पहुंचे थे। यहाँ तक कि कई बार तो उनका मौत से आमना सामना भी हो चुका था। संकल्प ने ध्यान दिया कि साक्षी का नाम लेते हुए आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो बुदबुदाया, आदित्य सर का मुस्कुराना इस दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा सकता है। जरूर ये लड़की आदित्य सर के लिए खास है। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, बल्कि हमारी होने वाली लेडी बॉस है। पर संकल्प और साक्षी का टकराना कोई इत्तेफाक नहीं था। साक्षी तुषार के घर पर बेड पर लेटी थी और वो लैपटॉप में शो देखते हुए अपनी मॉर्निंग को पूरी तरह एंजॉय कर रही थी कि तभी उसके फोन की रिंगटोन बजने लगी थी। उसने कॉलर आईडी देखी तो उसका फोन उठाने का मन नहीं किया, लेकिन उसने फिर भी बेमन से फोन उठाया। हेलो डैड। सिर्फ हेलो? क्या कोई इस तरीके से अपने डैड से बात करता है? ये सुन साक्षी ने मुंह बिगाड़ लिया। हाय डैड, व्हाट्स अप? क्या तुम अच्छे से किसी लड़की की तरह बात नहीं कर सकती? अपने डैड की रूड बात पर साक्षी इरिटेट होकर बोली, डैड नॉट अगेन। बताइए, मैं आपकी किस तरीके से मदद कर सकती हूँ? आज एक बहुत बड़ी पार्टी है और मेरी इकलौती बेटी होने के नाते तुम्हें वहाँ पर आना होगा। गॉड, मेरा आना जरूरी है क्या? मुझे पार्टी में जाना और वहाँ पर भी लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहकर साक्षी फोन रखने वाली थी, तभी उसके डैड ने कहा, साक्षी, उन्हीं लोगों से मिलना जुलना हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और तुम्हें ना पता हो तो मैं बता देता हूँ कि तुम्हारा फियांसे रोहन अभी भी सिंगल है। रोहन का नाम सुनकर साक्षी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डैड, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, मगर आप वादा करिए कि अब आप मेरे सामने उस रोहन का नाम दोबारा नहीं लेंगे। ठीक है, आज रात 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। ये कहकर साक्षी के डैड ने फोन काट दिया, मगर साक्षी गुस्से से फोन को देखने लगी। वो बड़बड़ाई, डैड रोहन का नाम लेकर हमेशा मुझे गुस्सा दिला देते हैं। मेरा अच्छा खासा दिन खराब कर दिया। वो हमेशा मुझे सबके सामने एक अच्छी, काबिल और उनकी कंपनी की होने वाली CEO की तरह क्यों दिखाना चाहते हैं? मैं उन्हें कितनी बार समझा चुकी हूँ कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ।
मैं उनकी तरह हर वक्त अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए सबसे हाय हेलो नहीं कर सकती। फिर खुद को शांत करते हुए उसने कहा, नो प्रॉब्लम, मैं डैड के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ, और वैसे भी ये सिर्फ एक ही रात की बात है। अपने डैड से बात करने के बाद साक्षी ने अपना गुस्सा शांत करने के लिए वहाँ के मशहूर बॉक्स एक है। तुम्हें पता भी नहीं है कि आज रात होने वाली पार्टी में मैं आदित्य की खास मेहमान होने वाली हूँ, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ओह, आदित्य रघुवंशी की खास मेहमान? अच्छी बात है, तो आज रात उन्हें मेरी तरफ से हाय बोल देना, मगर ये ड्रेस मेरी है। अब तो अनिका का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर गया। उसने चीखते हुए कहा, तुम हो कौन? ऐसे ही सड़कों पर चलने वाली भिखारी या फिर कोई चीप डी लिस्ट एक्ट्रेस? मैं तुम जैसे लोगों की मुंह नहीं लगती हूँ। साक्षी को गुस्सा तो बहुत आया, मगर तब भी उसने शांति से जवाब दिया, मैं जो कोई भी हूँ, तुम बस इतना जान लो कि मुझसे उलझना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रेनी, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, अब बस अपनी बर्बादी का इंतजार करो।
एक बार मैंने आदित्य को तुम्हारे बारे में बता दिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बिल्कुल, मुझे भी अपनी बर्बादी का इंतजार रहेगा। साक्षी और अनिका को ड्रेस के लिए लड़ता हुआ देखकर सेल्स गर्ल वहां आई। साक्षी के कपड़ों को देखकर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस ड्रेस और उस सैंडल्स को अफोर्ड कर भी सकती है। उसने साक्षी को कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि साक्षी ने मुस्कुराते हुए जो किया उसे देखकर सेल्स गर्ल के साथ अनिका भी बहुत चक्की रह गई। साक्षी ने ऐसा क्या किया जो अनिका और सेल्स गर्ल हैरान हो गई। वो ड्रेस किसके पास जाएगी? क्या होगा जब अनिका आदित्य से साक्षी की शिकायत करेगी? क्या अनिका साक्षी की नई दुश्मन बन जाएगी? जानिए इन सवालों के जवाब। सुनिए इश्क है सिर्फ तुमसे, केवल प्रतिलिपि एफएम पर। साक्षी ने अपने पर्स में से ब्लैक कार्ड निकालकर सेल्स गर्ल के हाथ में थमा दिया। सेल्स गर्ल कार्ड देखकर हैरान हो गई। उसने जल्दी से साक्षी का पेमेंट क्लियर करके उसे ड्रेस दे दी। अनिका गुस्से से भरी ये सब देख रही थी। उसने साक्षी को घूरा और अपने पैर पटकते हुए वहां से चली गई। दूसरी तरफ साक्षी के मंसूबों से अनजान आदित्य आज टाइम से घर आ गया था। उसने शावर लेकर नेवी ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहन लिया, फिर हेयर कॉम्ब करके बड़बड़ाने लगा। क्या मुसीबत है, मैं आज का टाइम साक्षी के साथ अकेले में बिता सकता था, मगर आज ही मुझे इस पार्टी में जाना है। बिजनेस के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आदित्य को इस शहर की पार्टी में आई औरतों से सबसे ज्यादा चिढ़ होती थी। उसे उन औरतों के लिपे पुते चेहरे को देखकर गुस्सा आने लगता था। वो फिर बड़बड़ाया, ऊपर से ये औरतें इम्प्रेस करने के लिए हद से ज्यादा परफ्यूम भी लगा कर आती हैं। उसकी महक से मेरे सिर में दर्द हो जाता है। आदित्य अजीब सा मुंह बनाए हुए अपनी कार में जाकर बैठा था। तभी उसने विवेक को साक्षी के अपार्टमेंट चलने के लिए कहा। उसके जहन में साक्षी का ख्याल आते ही वो मुस्कुरा दिया। लेकिन आज की पार्टी स्पेशल रहेगी। आज मेरी जंगली शेरनी मेरी पार्टनर बनकर जो चलेगी। देखता हूँ कि पार्टी में जाने की बात सुनकर मेरी जंगली शेरनी को कितना गुस्सा आता है। आदित्य की ये मुस्कान उसके चेहरे पर मानो चिपक गई थी। विवेक कार के रियर व्यू मिरर से ये सब देख रहा था, मगर इस बार उसने शांत रहने में ही अपनी भलाई समझी। कार से उतरकर आदित्य जब साक्षी के अपार्टमेंट में पहुंचा तब भी वो मुस्कुराए जा रहा था। उसने दरवाजे पर नॉक किया लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। वो लगातार नॉक किए जा रहा था लेकिन अपार्टमेंट में कोई हलचल नहीं हो रही थी। अब आदित्य को गुस्सा आने लगा। उसने एक जोरदार धक्के के साथ दरवाजा तोड़ दिया। अपार्टमेंट के अंदर आते ही वहाँ की शांति देखकर वो समझ गया कि साक्षी वहाँ पर नहीं है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे हुए नोट पर पड़ी जिसमें लिखा था, गुड बाय, उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा कभी ना मिले। ये पढ़ते ही आदित्य का गुस्सा और बढ़ गया। वो तेज कदमों से नीचे खड़ी अपनी कार में पहुंचा और विवेक पर चिल्लाने लगा, किसी को भेजकर इस अपार्टमेंट में से साक्षी का सारा सामान लेकर मेरे घर पर भिजवाओ। अगर साक्षी ने इस घर के पैसे पहले से ही दिए हुए हैं तो वो मकान मालिक से बात करके वापस लो। विवेक ने डरते हुए यस सर कहा। वहीं उसके साथ आया हुआ संकल्प अभी भी कार में बैठा हुआ था। उसे आदित्य के गुस्से की खबर ही नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए किसी से चैट कर रहा था। संकल्प की मुस्कुराहट देखकर आदित्य और ज्यादा झंझलाने लगा। उसने कार में बैठते हुए संकल्प से सवाल किया, तुम इतना मुस्कुराते हुए किससे बात कर रहे हो? साक्षी से। आदित्य हैरान आंखों से संकल्प को देखने लगा। उसे ये सोचकर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा कि साक्षी ने संकल्प को अपना नंबर भी दे दिया और दूसरी तरफ वो उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही थी। उसने तेज आवाज में संकल्प से पूछा, तुम्हारे पास उसका नंबर है? यस बॉस, हम जिम में दोबारा मिलने का डिसाइड कर रहे हैं। संकल्प ने ये कह तो दिया, मगर जब उसे आदित्य की घूरती आंखों का एहसास हुआ तो उसने घबराते हुए अपने हाथ से अपनी गर्दन को छुआ और सोचने लगा, पता नहीं इस बार मुझसे क्या गलती हो गई जो बॉस इतने गुस्से में मुझे घूरे जा रहे हैं। तभी आदित्य ने संकल्प की सोच पर लगाम लगाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मुझे अपना फोन दो। संकल्प आदित्य के बढ़े हुए हाथ को देखे जा रहा था। उसने धीरे से आदित्य के हाथों में अपना फोन रख दिया। संकल्प ने जब विवेक की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो विवेक ने धीरे से नामे अपनी गर्दन हिला दी और उसे बाद में बात करने का इशारा कर दिया, मगर फिर विवेक अपने मन में बातें करने लगा। आज अगर संकल्प बॉस के हाथों से बच गया तो मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा। उसने ना सिर्फ होने वाली लेडी बॉस से दोस्ती कर ली है बल्कि उनका नंबर भी ले लिया है, और वो भी बॉस से पहले। फिर कुछ देर में वो पार्टी में पहुंच गए। तभी विवेक की मोबाइल पर किसी का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर उसने आदित्य से धीमे से कहा, बॉस, हमारे पुराने अड्डे पर कल रात आप पर हमला करने वाले आदमी बंधे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जल्दी चलते हैं, उनसे
शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उस ड्रेस का गला भी बहुत डीप था। न जाने क्यों उसे अनिका का आदित्य के करीब होना अच्छा नहीं लग रहा था। मगर अगले ही पल उसने खुद से सवाल किया, 1 मिनट, मुझे अनिका पर गुस्सा क्यों आ रहा है? आदित्य किसके साथ रिश्ता रखता है, इससे मुझे क्या करना है? आफ्टर ऑल मैं तो उससे बचने की कोशिश कर रही हूँ। वहीं आदित्य लगातार अपनी गहरी आंखों से साक्षी को ही देख रहा था। अब तक अनिल जी और साक्षी पहुंच चुके थे। आदित्य ने अनिल जी को देखते हुए कहा, मिस्टर रायचंद, मेरी बात का मान रखकर यहाँ आने के लिए शुक्रिया। आदित्य की बात सुनकर अनिल जी ने मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट किया। की इसने मेरी ड्रेस भी जबरदस्ती ले ली। अभी इसने वो ही ड्रेस पहनी हुई है, अब तुम ही इसका कुछ करो। अनिका बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह आदित्य से शिकायत कर रही थी, जिसे देखकर साक्षी को अनिका से खींच महसूस होने लगी। उसने अपने होंठ बिचकाए। तभी आदित्य ने साक्षी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, शी इज लुकिंग गॉर्जियस। ये ड्रेस इसी पर अच्छी लग रही है। अनिका को आदित्य की बातों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने किसी तरह फिर कहा, वेट आदित्य, इस लड़की ने मुझसे बहुत बदतमीजी से बात की और तुम इसी की तारीफ कर रहे हो। अनिका की बात अभी पूरी हुई ही थी कि कुछ ऐसा हुआ जिससे अचानक वहां खड़े लोग सहम गए। उन सभी के चेहरे पर डर की झलक उभर आई। क्या अनिका का गुस्सा बदले में तब्दील हो जाएगा? आखिर पार्टी में ऐसा क्या होने वाला है कि वहां मौजूद सबके चेहरों पर डर उभर आया है? क्या ये आदित्य और साक्षी की नई शुरुआत है या आने वाले तूफान की दस्तक? इन सवालों के जवाब जानिए इश्क है सिर्फ तुमसे में, केवल प्रतिलिपि FM पर।